एक बिल्कुल छोटे से अपार्टमेंट के एक रूम में एक लड़की चैन से सोई हुई थी और पर्दे से आती हुई सूरज की किरणें सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका दूध सा चेहरा सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है वैसे ही वो लड़की हड़बड़ा कर उठती है और कहती है, शीट, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। चलो नूर, जल्दी जल्दी करो। जी हाँ, ये क्यूट सी छोटी सी बेबी हमारी नूर ही है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ब्लू कलर की थी, उस पर नूर का दूध सा गोरा रंग और बेदाग चेहरा, उसके फुले हुए गाल जो नेचुरली पिंकिश थे। नूर के हेयर डार्क ब्राउन और सिल्की थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। नूर के होंठ नेचुरली रेड थे और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 1 इंच ही होगी। नूर जल्दी से जाकर रेडी होती है और फिर एक फटे हुए टेडी बेयर की तरफ देख उससे कहती है, बाय बाय टफे। टेडी का नाम टफे है। मैं ना अभी कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से आकर मैं तुमसे बात करूंगी। हाँ, अभी के लिए बाय। इतना कहकर नूर अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर के अपार्टमेंट के बिल्कुल आगे एक बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला था, जो दिखने में बंगला कम और किसी किंग का महल ज्यादा लगता था। उस बंगले के मेन गेट पर 4 बड़े बड़े और हटे कट्टे पहलवान जैसे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का बहुत ही प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इतना ही नहीं, उन चारों के पास गन थी और उनके चेहरे पर कोल्डनेस के अलावा और कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन नहीं था। उस बड़े से बंगले के मेन गेट की दीवार पर एक बड़ी सी गोल्डन कलर की नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में राठौर विला लिखा हुआ था और विला चारों तरफ से पूरा गार्ड से घिरा हुआ था। इधर ऑटो या फिर रिक्शे से जाने के लिए नूर के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो पैदल चलकर ही अपनी कॉलेज जाती थी। तो रोज की तरह आज भी नूर की नज़र विला पर पड़ी और फिर उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखने लगा। नूर ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर अपने रास्ते चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई, इंडिया। ये मुंबई के साथ साथ वर्ल्ड का भी नंबर 1 हॉस्पिटल था, जहां वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स काम करते थे। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिसका ट्रीटमेंट यहाँ ना होता हो। वैसे तो ये बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल था और ये मिडिल क्लास लोगों के सोच से भी कोसों दूर था, पर इस हॉस्पिटल में हर महीने मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कैंप लगाया जाता था, जहां उन लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज होता था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, पर जब बात किसी एनजीओ या फिर किसी भी ऐसे लोगों की आती थी जिन्हें सच में किसी की मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये हॉस्पिटल पहले नंबर पर होता था। ये पूरा हॉस्पिटल एक ऐसे इंसान की मेहनत का फल था जिसने दिन रात एक करके इसे बनाया और फिर चलाया भी और आज भी चला रहा है। वो इंसान कोई और नहीं, अंश सिंह राठौर ही है, जो खुद एक क्वालिफाइड एंड वर्ल्ड का नंबर 1 सर्जन है और जिसका फोकस पूरा उसके प्रोफेशन, उसके काम पर होता है। अंश जितना अपने वक्त के लिए फेमस था, उतना ही वो अपने हैवानियत के लिए भी फेमस था। पूरी दुनिया जानती थी कि रेयांश सिंह राठौर एक चलता फिरता वो ज्वालामुखी है, जो कभी भी और कहीं भी फट सकता है और उसके फटने की वजह से सब कुछ तबाह हो सकता है। वैसे अंश कभी भी किसी से अपने काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करता, पर अगर उसके आगे किसी ने अपनी जुबान चलाई या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट किया तो फिर उस इंसान को अंश के गुस्से से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते थे। अंश की लाइफ में गलतियों और गलतियां करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। जिस चीज़ में परफेक्शन ना हो, ऐसी चीज़ों का अंश की जिंदगी में कोई नामो निशान ही नहीं होता था। अगर अंश की तारीफ एक लाइन में करनी हो तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी कहानी के हीरो से ज़्यादा विलेन है, जिसके आगे आने से भी सबकी फटती थी। इसी हॉस्पिटल के 19वें फ्लोर पर एक ऑपरेशन थिएटर था, जिसकी रेड लाइट अभी चालू थी और ओटी के आगे कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 2 लड़कियां और एक आदमी था। देखने में वो तीनों लोग काफ़ी गरीब लगते हैं, जिनके कपड़े भी कई जगह से सिले हुए थे। वो दोनों लड़कियां उस आदमी, जो शायद उन लड़कियों का बाप था, को गले लगाकर बहुत रो रही थी। तभी ओटी की रेड लाइट बंद होती है और 2 मिनट बाद ओटी का दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक इंसान बाहर आता है, जिसने अभी नेवी ब्लू कलर का ओटी यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसका मुंह अभी एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। ओटी के बाहर आते ही वो तीनों उस इंसान को देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। तभी वो आदमी, दोनों लड़कियों का बाप, उस डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीबी कैसी है? अभी उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, और वो ठीक तो हो जाएगी ना? इस आदमी की बात सुनकर वो डॉक्टर सबसे पहले अपना मास्क निकालता है और उन तीनों की तरफ देखता है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये डॉक्टर कोई और नहीं, हमारे बड़े ही होनहार डॉक्टर रेयांश अंश सिंह राठौर ही है। अंश की उम्र लगभग 29 साल है और अंश दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था।
अंश का गोरा रंग, 6 फीट 3 इंच की हाइट, बहुत ही गहरी और डार्क चॉकलेट ब्राउन आंखें, नेचुरल गुलाबी और पतले होंठ, शार्प फेशियल फीचर्स। अंश का फिजिक्स तो ऐसा था कि कोई देखता ही रह जाए। बहुत ज्यादा मस्क्यूलर बॉडी थी उसकी। अंश के चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो तो बस उन तीनों को ही देख रहा था और इतने में ही उसके पीछे से ओटी से एक और डॉक्टर बाहर आता है, जो असल में अंश का असिस्टेंट होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा और खास दोस्त भी था, जिसका नाम आरव खन्ना था और आरव की उम्र भी लगभग अंश की जितनी ही थी। अंश को ऐसे देखकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अंश की तरफ देख रोते हुए उससे पूछती है, भैया मेहरबानी करके हमें बताइए ना कि हमारी माँ कैसी है। उस लड़की का सवाल सुनकर अंश उसकी तरफ देख अपनी नॉर्मल प्लेन आवाज में उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी। एक बात का ध्यान रखना कि उनको हार्ट अटैक आया था और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। अगर अगली बार ऐसी कोई मेरा मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उनकी जान भी जा सकती है। अंश की बात सुनकर वो आदमी उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। आप सच में भगवान हैं। वो आदमी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अंश अपनी सख्त आवाज में उस आदमी से कहता है, नहीं, कभी भी मेरी उस भगवान से तुलना करने की गलती मत करना, मैं भगवान नहीं हूँ। अंश की सख्त आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सबके पसीने छूटने लगते हैं कि तभी वहां एक सिस्टर कुछ पेपर्स लेकर आती है, जिसे देख अंश पीछे आरव की तरफ देख उससे कहता है, आरव पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दो और इनका जितना भी बिल हो वो। बिल की बात सुनते ही उन तीनों की आंखों में पानी और मजबूरी साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे अंश देख लेता है। अंश फिर से आरव की तरफ देख उससे कहता है, हॉस्पिटल की तरफ से ही क्लियर करवा देना और एक बात, जब तक उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक भी केयरफुल ओके। अंश की बात सुनकर आरव अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर अंश वहां से उसकी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और उसमें फिर वो 29वें फ्लोर पर आता है जहां पर उसका कैबिन था। अपने कैबिन में आने के बाद अंश अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर वो सबसे पहले अपने पर्सनल बेडरूम में आता है, जो उसके कैबिन में ही था। अंश के बेडरूम में वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक नॉर्मल रूम में होनी चाहिए, लाइक एक बड़ा सा बेड, लेग टीवी, सोफा और सब कुछ। अंश रूम में आते ही सबसे पहले बाथरूम में घुसता है और फिर 10 मिनट का एक कोल्ड शॉवर लेने के बाद अपने कमर पर टॉवल लपेटकर रूम में एंटर होता है। दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को सुखा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है, जो उसने रूम में आते ही साइलेंट मोड से हटाकर नॉर्मल पर कर दिया था। कॉलर को देखते ही अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो फोन को उठाकर उसे स्पीकर पर रखता है और अपने कबोर्ड से कपड़े निकालते हुए कहता है, बोलो। अंश की आवाज़ सुनते ही आगे से उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, जो असल में अंश की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम सोनाली है। सोनाली निहायती घटिया और बदतमीज लड़की थी, जिसे अंश के रुतबे, उसके पैसे और पावर से प्यार था, अंश से नहीं। सोनाली अपनी गंदी सी आवाज़ में अंश से कहती है, बेबी तुम आ नहीं रहे हो क्या मुझे कॉलेज ड्रॉप करने, और उस लड़की को क्या ऐसे ही छोड़ दोगे आज। सोनाली की बात सुनते ही अंश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे, उसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया था, एंड हाउ कैन आई लीव हर लाइक दिस। नो, रेडी रहो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, यू डिड वेरी वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ नूर, और इसके लिए मैं आपको ऐसी सजा दूंगा जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। अंश भी जल्दी से रेडी होता है और फिर अपनी कैबिन से बाहर निकलता है। अंश को देख हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अंश था ही इतना ज्यादा हॉट। अंश बिना किसी को कोई अटेंशन दिए सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल के बाहर उसकी कार रेडी ही रहती है, तो वो कार में बैठता है और सोनाली के घर की तरफ जाता है। सोनाली को उसके घर से पिक करने के बाद वो सीधा कॉलेज की तरफ जाता है। सोनाली के घर से लेकर कॉलेज तक सोनाली बस अपनी बिन सिर पैर की बातें कर रही होती है, तो वही अंश को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, वैसे ही उनकी नज़र अंश के बाकी दोस्तों की तरफ जाती है, जो अंश की तरह उनकी गर्ल्स को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आए थे। वो सभी लोग अंदर जाते हैं कि तभी अंश की नज़र किसी पर पड़ती है, जिसे देख अंश के चेहरे पर एक बहुत ही गंदी सी मुस्कान आती है। अंश वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स की तरफ देख उनसे कहता है, सी गाइज वाज हियर मिस नूर खुराना, नॉट खुराना ओनली नूर, कि उनकी खुराना अपने नाम के साथ लगाने की इसकी कोई औकात ही नहीं है। जिस औरत ने इसे ये सरनेम दिया था उनकी तो जान ही ले ली इसने।
नूर अंश की सारी जली कटी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं बह रहा था और वो अपना सिर झुकाए किसी बेजान पुतले की तरह वहां खड़ी थी। आखिर क्या करेगा अंश अभी नूर के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए कुछ ना कहो सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वॉचिंग।